नमस्ते, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू पाठशाला 7 में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस कोर्स का चैप्टर 2, राजनीति क्या है, राज्य और शक्ति का अध्ययन। नमस्ते। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में तो बहुत भारी लगता है, पर है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। बिल्कुल। राजनीति ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ नेताओं के भाषण और पार्टियों की लड़ाई है, या फिर ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है? आज इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास इग्नू का स्टडी मटेरियल है और हमारी कोशिश रहेगी कि इस अध्याय के जरूरी पहलुओं को आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। आज की चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो राजनीति, राज्य और शक्ति की जो बुनियादी अवधारणाएं हैं उनको समझना है। और ये देखना बहुत जरूरी है कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इसी के साथ इस विषय की गहराई में उतरते हैं। मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल यह है, और सोर्स भी यहीं से शुरू होता है, कि राजनीति को किसी एक परिभाषा में बांधना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यही हमें राजनीति के असली मतलब तक ले जाता है। देखिए, राजनीति को किसी एक परिभाषा में बांधना लगभग असंभव है, लेकिन इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में देखना। एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी? हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वो काम है जो इंसान करते हैं। ये इंसानी संभावनाओं को व्यवस्थित करने के लिए होने वाला एक संघर्ष है, और इसका सीधा संबंध शक्ति से है। शक्ति से मतलब कौन क्या करेगा, किसे क्या मिलेगा, ये तय करने की क्षमता? एकदम सही। सामाजिक संस्थाओं की अपने माहौल को बनाए रखने या बदलने की क्षमता। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजनीति सिर्फ संसद या विधानसभा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो हर समूह और समाज में मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। सोर्स में एक बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है। वो कहते हैं कि राजनीति वो गतिविधि है जिसके द्वारा समूह अपने सदस्यों के बीच मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करके बाध्यकारी सामूहिक निर्णय तक पहुंचते हैं। इसमें कुछ जरूरी बातें निकल कर आती हैं, जैसे ये एक सामूहिक गतिविधि है। सही कहा। रॉबिन्सन क्रूसो अकेले किसी द्वीप पर राजनीति नहीं कर सकते थे, है ना? इसके लिए एक समूह का होना जरूरी है। और दूसरी बात, इसमें विचारों की विविधता होती है। हाँ, अगर सब लोग हर बात पर सहमत होते तो फिर राजनीति की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, कि इन मतभेदों को सुलझाकर एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो सब पर लागू हो। बिल्कुल, जरूरत पड़ने पर बलपूर्वक भी। यही वो बाध्यकारी वाला हिस्सा है। ये बात बहुत दिलचस्प है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति हमारी इंसानी परिस्थिति का एक अनिवार्य हिस्सा है, जैसा कि यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि राजनीति से बचा नहीं जा सकता, बल्कि उनके लिए तो ये सबसे जरूरी मानवीय गतिविधि थी। सबसे जरूरी? हाँ, उनके अनुसार इंसान अपनी तर्क करने की क्षमता और अपने सद्गुणों को केवल एक राजनीतिक समुदाय में भाग लेकर ही पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है। उनके लिए ये एक नैतिक काम था। अच्छा, तो राजनीति की बात हमेशा राज्य यानी स्टेट पर आके टिक जाती है। मैक्स वेबर ने भी राजनीति को राज्य के नेतृत्व से जोड़ा है। तो ये राज्य आखिर है क्या? क्या ये वही है जिसे हम सरकार कहते हैं? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। राज्य और सरकार ये एक नहीं है। सरकार तो राज्य का केवल एक हिस्सा है, एक पुर्जा कह सकते हैं। अच्छा। हाँ, राज्य एक बहुत बड़ी और जटिल संरचना है। इसके कई रूप भी रहे हैं, जैसे यूनान के शहर राज्य से लेकर आज का जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है। तो फिर इन दोनों में फर्क कैसे करें? सरकार वो मशीनरी है जो राज्य की शक्ति का उपयोग करती है। वो आती जाती रहती है। आज एक पार्टी की सरकार है, कल दूसरी की होगी। लेकिन राज्य यानी देश की सीमाएं, उसकी नौकरशाही, उसकी सेना, उसके कानून, वो एक स्थायी ढांचा है। रैल्फ मिलिबैंड ने अपनी किताब द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में राज्य के अलग अलग तत्वों का जिक्र किया है। वो कौन कौन से हैं? हाँ, मिलिबैंड ने राज्य को समझने के लिए उसकी 6 मुख्य तत्व बताए हैं, ताकि हम इस बड़ी सी मशीन को समझ सकें। ठीक है। पहला तो है सरकार, जो राज्य की शक्ति का इस्तेमाल करती है। दूसरा है प्रशासन, मतलब नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी, जो सरकारी नीतियों को लागू करती है। आईएएस ऑफिस से लेकर क्लर्क तक सब? बिल्कुल। तीसरा सेना और पुलिस, जिन्हें वो राज्य के दमनकारी अंग कहते हैं। दमनकारी, ये थोड़ा कठोर शब्द नहीं है?
सुनने में है, पर उनका काम ही राज्य के कानूनों को बलपूर्वक लागू करना है। फिर चौथा है न्यायपालिका, जो कानूनों की व्याख्या करती है। पांचवा स्थानीय सरकारें, पंचायत, नगरपालिका वगैरह। हाँ, और छठा और आखिरी है प्रतिनिधि सभाएं, जैसे हमारी संसद, जहां बहस होती है और कानून बनते हैं। ये सब मिलकर राज्य बनाते हैं। ठीक है, लेकिन राज्य को लेकर अलग अलग विचारधाराएं भी तो हैं, जैसे उदारवादी, मार्क्सवादी और नारीवादी। वो सब राज्य को एक ही नजर से तो नहीं देखते होंगे। बिल्कुल नहीं, यही तो असली वैचारिक लड़ाई है। संक्षेप में कहूं तो उदारवादी विचारधारा राज्य को एक न्यूट्रल रेफरी की तरह देखती है। एक रेफरी? हाँ, जिसका काम समाज के अलग अलग समूहों के बीच संतुलन बनाना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। वो मानते हैं कि राज्य सबकी भलाई के लिए है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर मार्क्सवादी इससे सहमत नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। मार्क्सवादी विचारधारा कहती है कि ये रेफरी वाली बात एक धोखा है। उनके लिए राज्य असल में अमीर वर्ग, मतलब पूंजीपति वर्ग के हाथ का एक औजार है, जिसका काम गरीबों का शोषण करना है। हाँ, और अमीरों के हितों की रक्षा करना। इसीलिए उनका लक्ष्य एक राज्य विहीन समाज बनाना है, जहां शोषण ही न हो। और नारीवादी दृष्टिकोण, वो कहाँ आता है इस बहस में? नारीवादी दृष्टिकोण राज्य को जेंडर के चश्मे से देखता है, और इसमें भी दो मत हैं। उदारवादी नारीवादी मानते हैं कि राज्य में सुधार करके महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाई जा सकती है, कानून बदलकर, आरक्षण देकर। सही। जबकि रैडिकल नारीवादी मानते हैं कि राज्य अपनी बनावट में ही पितृसत्तात्मक है। ये पुरुषों द्वारा पुरुषों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। वाह, मतलब एक ही चीज की तीन बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। और शायद असलियत इन तीनों का मिश्रण है। चलिए, अब राजनीति के सबसे अहम पहलू पर आते हैं, शक्ति यानी पावर। मैक्स वेबर ने राज्य की परिभाषा भी तो शक्ति के आधार पर ही दी थी। वो क्या थी? हाँ, वेबर के अनुसार राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो एक दिए गए क्षेत्र के भीतर भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। ये थोड़ी जटिल है, इसे तोड़कर समझते हैं। जरूर। इसमें तीन बातें मुख्य हैं। पहला, एक निश्चित क्षेत्र, मतलब एक तय सीमा। दूसरा, भौतिक बल का प्रयोग, मतलब सजा देने की, बल प्रयोग करने की ताकत। हाँ, और तीसरा और सबसे जरूरी, उस बल के प्रयोग का वैध एकाधिकार, मतलब उस इलाके में सिर्फ राज्य ही कानूनी तौर पर बल का प्रयोग कर सकता है, कोई और नहीं। ये वैधता या लेजिटिमेसी शब्द बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। इसका क्या अर्थ है? क्या सिर्फ ताकत के दम पर राज नहीं किया जा सकता? कुछ समय के लिए किया जा सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। वैधता का मतलब है शासन करने का स्वीकृत अधिकार। जब लोग शासक की आज्ञा डर से मानते हैं, तो वो केवल शक्ति है। और जब लोग आज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शासक को आदेश देने का हक है, तब वो अधिकार या अथॉरिटी बन जाती हैं। वो वैध शक्ति बन जाती है। वैधता ही शक्ति को अधिकार में बदलती है। तो ये वैधता हासिल कैसे होती है? वेबर ने इसके कुछ तरीके बताए हैं, है ना? हाँ, वेबर ने 3 प्रकार की वैधता बताई है। पहली है पारंपरिक, ट्रेडिशनल, परंपरा पर आधारित। बिल्कुल, सत्ता इसलिए वैध है क्योंकि वो हमेशा से चली आ रही है। जैसे राजाओं और राजवंशों का शासन हमेशा से ऐसा ही होता आया है। और दूसरी है करिश्माई। कैरिज्माई। ये नेता के असाधारण व्यक्तिगत गुणों, उसके करिश्मे पर आधारित होती है। लोग नियमों के कारण नहीं, बल्कि नेता के व्यक्तित्व के जादू के कारण उसकी बात मानते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति आस्था। हाँ, और तीसरी है कानूनी तर्कसंगत, लीगल रैशनल। ये आधुनिक राज्यों का आधार है। एकदम सही। इसमें लोग किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि नियमों और कानूनों द्वारा स्थापित पद का सम्मान करते हैं। लोग प्रधानमंत्री की आज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि संविधान उन्हें ये अधिकार देता है। तो किसी भी व्यवस्था के लिए वैधता बहुत जरूरी है, लेकिन क्या होता है जब ये वैधता खत्म होने लगती है या उस पर सवाल उठने लगते हैं? जब ऐसा होता है तो अवैधीकरण यानी डीलेजिटिमेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। और ये अक्सर किसी बड़ी क्रांति से पहले का संकेत होता है। इसका कोई उदाहरण? सोर्स में 2 बेहतरीन उदाहरण हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति से पहले वहां के दार्शनिकों ने राजा के दैवीय अधिकारों की वैधता पर सवाल उठाए। जब लोगों को ये समझ आया कि राजा को भगवान ने नहीं भेजा है, तो राजशाही की वैधता खत्म हो गई और क्रांति का मंच तैयार हो गया। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण है जर्मनी का वाइमार गणराज्य, जो लोगों की आर्थिक समस्याएं नहीं सुलझा पाया।
लोगों का व्यवस्था से भरोसा उठ गया, उसकी वैधता खत्म हो गई। और हिटलर को सत्ता में आने का मौका मिल गया। सही। ये दिखाता है कि वैधता कितनी नाजुक और कितनी जरूरी चीज है। तो आज हमने राजनीति, राज्य, शक्ति और वैधता की इन जटिल लेकिन महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर चर्चा की। इस पूरे अध्याय का सार क्या है, अगर हमें एक लाइन में समझना हो? इस अध्याय का सार ये है कि राजनीति मानव जीवन के लक्ष्यों और जरूरतों को समझने की एक प्रक्रिया है। ये शक्ति का खेल है जिसमें राज्य केंद्र में होता है और उस राज्य को शक्ति के वैध उपयोग का अधिकार होता है। बिल्कुल। और अंत में सोर्स एक बहुत जरूरी बात कहता है कि आज के आधुनिक राष्ट्र राज्य ने दुनिया को स्थिरता तो दी है, लेकिन अब उसके सामने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसी नई चुनौतियां हैं। ऐसी चुनौतियां जो किसी एक देश की सीमा में नहीं बंधी हैं। सही। और इन नई गैर परंपरागत चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक राष्ट्र राज्य को लगातार खुद को प्रासंगिक बनाए रखना होगा। ये वाकई एक बहुत जरूरी बात है जिस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल। उम्मीद है आज की ये चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी। ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।